Hi everyone, good evening. Today we are with Akamsha Gupta. She's the speaker, and the topic of the day is discretionary option selling. So today Akamsha is here. Akamsha, welcome to Twitter Yeah, thank you Spaces. for having me. Please sit down. Yeah, Akamsha, let's start with the discussion. My first question to you: how did you start your journey? I was introduced to markets at very early age. My dad was into investing. He was into equity. So since I was very close to him, so I used to observe him what he was doing, and later in the day, he used to explain me also about the market. So my introduction was at very early age. Then I completed my engineering, and then after completion of my engineering, I started working as an international marketing manager. Few years, 2 3 years, I did my job, but I wasn't very happy with the job and I wanted to do something else. Then in 2019, my brother, he started his own IT venture. So he approached me for that, can I join him, because he was needing assistance at that time. So then I quit my job just to assist him in his venture. So that when I quit my job, I started getting a lot of free time. So on that free time, I started searching and reading about the markets. फिर देन व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग एंड रीडिंग अबाउट द मार्केट्स, मुझे और उसमें इंटरेस्ट आने लग गया. एक्चुअली मैं पहले से इंटरेस्ट था मुझे बहुत मार्केट में, अर्ली एज से ही. देन मैंने जब फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो उसमें रिजल्ट अच्छे आने लगे. बिकॉज जब मैं जॉब के साथ भी मैं करती थी 2 3 साल में, बट दैट टाइम इट वाज ऑन एंड ऑफ. कभी जॉब में कुछ मीटिंग है या फुल टाइम तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज टाइमिंग्स पूरे क्लैश होते हैं मार्केट के और जॉब के. तो वो टाइम पे मैं इतना फुली कंसंट्रेट नहीं कर रही थी, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे मार्केट में, ट्रेडिंग में मुझे. जब मैंने फुल टाइम शुरू किया आफ्टर मेरा जॉब छोड़ने के बाद, तो मैंने जब देखा कि मेरा इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मतलब दिस इज समथिंग इज माई एज, आई कैन डू इट वेरी वेल. सो तब से मैं कर रही हूँ ट्रेडिंग, और तब से होपफुली मैंने काफ़ी अच्छा मार्केट में से पैसे भी बनाए हैं, और काफ़ी मैंने अपने आप को ग्रो भी किया है, कॉन्फिडेंस में, कन्विक्शन में. आज सब कुछ जो भी है, ये इन्हीं 3 सालों ने डेफिनेटली मुझे पूरा दिया है, जो मेरा आज कन्विक्शन है. Okay, that's a great journey. Yeah, Great journey, what? Akansha. Yeah, Yeah. Akamsha, I have one more question to you before going to other questions. So you started in 2015 as like a normal trader. Then 2019 onwards, you are a full time राइट trader, राइट right? राइट 2015 So 16 आई वाज you डूइंग ऑन एंड ऑफ, नॉट पूरा फुली, हाँ, okay, नॉट विद द फुल कैपिटल ऑल्सो. थोड़ा बहुत मतलब मुझे पता था जस्ट, लेकिन वो इनिशियल ईयर्स में भी मुझे काफी चीजें सीखने में मिली, ऐसा नहीं है. हाँ, okay. लेकिन व्हेन आई वेंट टू फुल टाइम, तब पूरा स्विंग, पूरा चेंज हो गया सब कुछ. ओके. तो क्या होता है कि हमें देख ले, मैं ट्रेडिंग पे आया था तभी हम लोग स्टार्ट किए थे कि म्यूचुअल फंड से स्टार्ट होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल होता है कि म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करते हम्म हैं, नहीं तो एसआईपी में स्टार्ट करते हम्म हैं, बाद में इक्विटी में ट्रेडिंग करता है, हम्म बाद में हम लोग फ्यूचर्स, देन थोड़ा सा ऑप्शन सीखता है और ट्रेडिंग करता है, राइट? हम्म. सो आपका जर्नी कैसा था? आप डायरेक्टली इक्विटी में आए, ऑप्शन पे गए, कैसा था आपका नहीं नहीं, जर्नी? मेरा एक्चुअली मैं लकी थी कि मैंने पहले ऑप्शन से ही शुरू किया. मैंने थोड़ा बहुत फ्यूचर्स में भी मैं पहले करती थी स्टॉक्स में, लेकिन उसमें मुझे लॉसेस ही होते थे. फ्यूचर्स में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था स्टॉक्स में. फिर मैंने इंडेक्स में करने की सोची, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, इधर मैं फ्यूचर करूँ या मैं ऑप्शंस करूँ. मैंने दोनों के बारे में स्टडी किया, रिसर्च किया. सब मैंने ऑलमोस्ट जितना भी रीडिंग से ही सीखा है. मैंने कोई आज तक कभी भी मैंने कोई सेमिनार या फिर कोई वर्कशॉप या कोई भी अटेंड नहीं करी है. मैंने आज तक अभी कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, जबकि बहुत सारे अवेलेबल है. तो मैंने जो भी स्टडी किया है सब रीडिंग के थ्रू किया है. फिर तो जब मैंने कंपेयर किया ऑप्शन, फ्यूचर और ऑप्शन में, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ऑलरेडी लॉसेस लग गए थे स्टॉक्स में 2 4 बार. बहुत ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं थे, बिकॉज मेरी कैपिटल से मैं उतना ज्यादा खेलती नहीं थी वो टाइम पे. तो मैंने ऑप्शंस को चूज किया. फिर ऑप्शन में भी मेरे पास दो चीजें थी, मैं बाइंग करूँ कि सेलिंग करूँ. फिर मैंने ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में जब पूरा क्लोजली उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि ऑप्शन सेलिंग में यू हैव द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. ऑप्शन सेलिंग में यू हैव द एंड दिस स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ, दिस ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग में हायर प्रोबेबिलिटी है तो मुझे वही करना चाहिए. और बाइंग इज ए पूरा डिफरेंट गेम होता है, डिफरेंट सेटअप होता है बाइंग के लिए. और जो मेरा नॉलेज था प्रीवियस, और जो मेरा वो ऑप्शन बाइंग में फिट हो ही नहीं रहा था, वो ऑप्शन सेलिंग में ही फिट हो रहा था. तो मैंने पहले सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग ही करी है, तो आज भी मैं ऑप्शन सेलिंग ही कर रही हूँ.
तो उसके अलावा मैंने और कुछ किया ही नहीं है। एसआईपी, अभी म्यूचुअल फंड वो टैक्स सेविंग के लिए थोड़ा बहुत हम लोग करते हैं ईयर एंड में। और स्टॉक्स में भी मैं जो लेती हूँ, मैं ज्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स लेती हूँ, क्योंकि दिस ट्रेडिंग में इतना टाइम जाता है, आपका पूरा दिन ट्रेडिंग करते हैं हम, उसके बाद मार्केट को रात को स्टडी करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग में प्रिपरेशन करते हैं, वो पूरा ऑक्यूपाइड। डायरेक्शनल ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है, आप पूरे उसमें ऑक्यूपाइड रहते हो, उसके बाद आपके पास और टाइम नहीं रहेगा कि आप कुछ और करो। तो मैं स्टॉक्स में इसलिए, क्योंकि मैं सिस्टम ट्रेडर नहीं हूँ, डायरेक्शनल पूरा मैनुअल सब कुछ मुझे करना पड़ता है, तो मैं ब्लू चिप स्टॉक्स में ही ज़्यादातर इन्वेस्ट करती हूँ। और उसको इन्वेस्ट करके जो भी मैं स्टॉक्स परचेज करती हूँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए 3 इयर्स या 4 इयर्स 5 इयर्स की व्यू के साथ में परचेज करती हूँ। सारे ब्लू चिप होते हैं, और उनके स्टॉक्स को मैं प्लेस करके उसके मार्जिन के साथ में ट्रेडिंग करती हूँ। ओके, वंडरफुल आकांक्षा। सो माय क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था लाइक कि मोस्टली जब आपने बोला कि यू स्टार्टेड विद फ्यूचर्स ट्रेडिंग, देन यू वेंट टू ऑप्शंस, लाइक तो मोस्टली जब ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड कैपिटल, तो पीपल जनरली टेंड टू बाय ऑप्शंस एंड उससे फिर लॉसेस बहुत होता है, जनरली दे लीव इट। और ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज्यादा लगता है, तो लाइक व्हाट इसमें आप लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू टेल टू आवर fellow listeners, like how to start selling in options, since you are like primarily a discretionary option seller? सो एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में भी लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, बाइंग में भी पैसा बनता है। सिंस मेरा वो फोटे नहीं है, मेरा फोटे ऑप्शन सेलिंग करना है, पर जो लोग बाइंग भी करना चाहते हैं या ऑप्शन सेलिंग भी करना चाहते हैं, जो भी उनको चूज कर सकते हैं वो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें दोनों भी चीजों में आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास राइट स्किल्स, राइट एनालिसिस नहीं है, तो आप दोनों ही चीजों में फेल हो सकते हो। तो जो ऑप्शन बाइंग भी करना चाहते हैं, वो उसमें एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में ज्यादा एनालिसिस, हमारे एंट्रीज एग्जिट शुड बी परफेक्ट, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम के साथ होने चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग मुझे लगता है ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है उसमें, और ज्यादा उसमें एज चाहिए होता है। तो वो जो चूज कर रहे हैं उनको और भी ज्यादा स्टडी करके, प्रॉपर रिसर्च करके और सब एनालिसिस करके ऑप्शन बाइंग में उतरना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कम कैपिटल भी है, तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको मतलब 1 महीने में बिल्कुल बहुत सारा पैसा बना लेना है मार्केट से। आप धीरे धीरे शुरू करो, हम सब लोगों ने सबने छोटे से शुरू किया है। तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, उसमें इतना ज्यादा एज और इतना सब चीजें क्रिटिकल नहीं होती है। ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी कंफर्ट होती है ऑप्शन बैंक के कंपैरिजन में। तो आप थोड़ा, आपके पास थोड़ा पैसा है, सपोज 5 लाख है या जो भी है आपके पास, तो आप एक एक दो दो तीन तीन लॉट से शुरू करो। उससे आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बनेगा, पैसा ग्रो ही होगा अगर आप सही तरीके से, राइट तरीके से ट्रेडिंग करोगे, और वो ग्रो होता रहेगा, धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग होती रहेगी। राइट, दैट्स ट्रू। सो आपका जर्नी में बहुत अमेजिंग लगा मुझे। आप पहले ऑप्शन पे इंट्रोड्यूस हो गए, बाद में बाकी लाइक म्यूचुअल फंड और इक्विटी आपने स्टार्ट किया। तो म्यूचुअल बहुत फंड कम में ट्रेडर है। म्यूचुअल या फंड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जस्ट टैक्स पर्पस के लिए करना पड़ता या है तो मैं कर देती हूँ। क्योंकि जो आई कैन रिटर्न्स अंडरस्टैंड। मेरे इसमें बनते हैं ट्रेडिंग में, वो किसी और चीज में बनते ही नहीं है। आप म्यूचुअल फंड ले लो, इक्विटी में तो जितने कुछ रिटर्न्स खास है ही नहीं। अगर आप स्विंग में राइट थोड़ा बहुत करते हो तो बनते होंगे, राइट। लेकिन जो ट्रेडिंग में रिटर्न्स है, जो इसमें मेरा इसमें ही मेजर सब रिटर्न्स आ जाते हैं, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। जरूरत ही नहीं है, राइट। हम्म। सो आपका आपके मतलब मेरा एक क्वेश्चन है आपको, लाइक इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं वो टाइम पे कुछ तो कुछ हम लोग मिस्टेक करते रहता है कि लॉस होता है, वो मिस्टेक से हम लोग लर्निंग होता है, राइट। तो हम्म। अपने यूजर्स भी काफी लोग इधर है, मे बी हम्म। आप अपने के लिए बता सकते हैं कि आपने कोई एक ऐसा कुछ मिस्टेक किया था, नहीं तो कभी कभी ऐसे ब्लंडर भी हो सकता है, इतना बड़ा मिस्टेक करता है बाद में हम लोग सीखते हैं, हाँ। बहुत कॉस्टली मिस्टेक्स भी होता है, तो ऐसा वाला कुछ लाइफ में हुआ था क्या आपको? नहीं नहीं और आप हाँ, नहीं मैंने कोई ऐसा बड़ा ब्लेंडर तो अब तक नहीं किया है। मिस्टेक्स ऑब्वियसली मैंने की हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स, और मिस्टेक से सीखा है और लर्न किया है। ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक मैंने नहीं किया है। मैं उनको मिस्टेक्स नहीं बोलूंगी, वो एक प्रोसेस है। जब आप किसी चीज में ग्रो करते हो, अपने आप को इवॉल्व करते हो, तो आप फेल होते हो, उससे सीखते हो, लर्न करते हो, फिर वो मेरे साथ हुआ है। ऐसे कोई बड़े मिस्टेक्स तो मैंने नहीं किए हैं। लर्निंग में मैं मिस्टेक्स को बोलूं या छोटे मोटे जो मेरे रॉन्ग हो जाते थे स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते समय, जैसे इनिशियल फेज में मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडिंग करती थी। अभी भी मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, लेकिन तब मैं बिल्कुल एट द मनी ट्रेडिंग करती थी। और मेरी सारी कैपिटल जितनी भी थी, मैं एक ही पोजीशन, एक ही स्ट्राइक में सारी कैपिटल पुटअप करके उसके बाद वो पोजीशन को पूरे दिन मैनेज करती थी। इधर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट या मेरे फेवर में जा रहा है। तो वो चीज फिर मैंने बाद में समझा कि मैं पूरी कैपिटल इन्वेस्ट कर देती हूँ एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में, तो मैं मार्केट को पूरे पावर उसके हाथ में दे देती हूँ।
मेरे हाथ में कोई पावर नहीं रह जाती है किसी भी चीज को करने की। तो फिर मैंने मेरी एंट्रीज चेंज करी, फिर मैंने स्टार्ट किया कि मैं कन्विक्शन जिस दिन जिस हिसाब से मुझे है उस हिसाब से मैं एंट्रीज करूंगी। तो मैं स्लो एंट्री, जैसे 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, और जो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मैं शेयर करती हूँ मेरे जो भी मैंने जिस दिन भी अच्छा किया होता है, उसमें आप देखेंगे मेरी एंट्रीज पूरे दिन होती हैं। मैं पूरे दिन करती हूँ मार्केट में ट्रेडिंग, पूरे दिन मैं एंट्रीज करती हूँ, एग्जिट करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने सुबह कुछ एंट्री कर दी फिर मैं मेरे काम में बिजी हो गई या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्या है। तो वो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सपोज मैं अगर बुलिश खेल रही हूँ तो मैं हर डिप में थोड़ा थोड़ा एंटर करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे प्रीमियम चाहिए। और उससे होता क्या है, अगर विद इन द आपने आधे एक घंटे में कुछ अपनी पोजीशन बनाई कुछ पर्टिकुलर कैपिटल से, और उसके बाद अगर आप के जो मार्केट है आपके अगेंस्ट जा रहा है, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो आपके पास एक तो कैपिटल होती है, उसको दूसरे कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आपको लेनी है ऊपर की बेरिश साइड तो आप ले सकते हो, या आपके पास कैपिटल कम होती है तो अगर आपको लग रहा है वो कोई फेक मूव है, अगर मार्केट आपको लगता है कि बुलिश ही है, कोई डाउनफॉल आया, जस्ट एक स्पाइक आया है, कुछ आया है जस्ट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, तो आपकी पोजीशन साइजिंग अगर आपके कंट्रोल में होती है तो आप अपने एमटीएम से डरते नहीं हो, आप होल्ड कर पाते हो। अगर आप पूरी कैपिटल एक बार में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एमटीएम भी बहुत स्विंग होता है, तो आपके अंदर एक फियर पैदा होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि अगर आपने एंट्रीज कभी गलत टाइम पे कर ली सारी क्वांटिटी के साथ, फिर मार्केट और डिप आ गया, आपको एवरेज आउट करने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो स्लो स्लो एंट्री करिए आप लोग। तो स्लो स्लो एंट्री में आपको क्या, अगर आपकी एंट्रीज कभी गलत टाइम पे, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा या कहाँ से घूमेगा, पूरे दिन की वो जर्नी देख के ही पता चलती है। तो वो टाइम पे आप एंट्री धीरे धीरे करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरा आपका जो एवरेज है, जो स्ट्राइक में आपने जो भी स्ट्राइक सेलेक्ट करी है उसमें आपको जितनी भी क्वांटिटी एलोकेट करनी है, आप स्लो स्लो करोगे तो आपका एवरेज मेंटेन रहेगा। तो ये एक मैंने राइट। लर्निंग मेरी मिस्टेक से लिया। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया है, ऐसी कोई बड़ी ब्लंडर तो मैंने नहीं करी है। Great, great, Akamsha. It's a nice journey. So, all the participants, if you have any question to Akamsha, please send me direct message, me or Manas. We will try to answer those questions, or we will try to ask those questions to Akamsha in the end of the session. Okay, so you can send some messages to us. आकांक्षा, अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्क्रिशनरी ऑप्शन सेलिंग। तो मैं तो थोड़ा सिस्टम बेस्ड में करता हूँ, थोड़ा सा इजी रहता है। डिस्क्रिशनरी थोड़ा मुश्किल है ट्रेडिंग। और एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर का लाइफ जानना भी एक बहुत एक्साइटिंग होता है। तो मुझे एक आप बता सकते हैं कि आप 3:30 को मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 o'clock और 9:15 तक आपका जर्नी क्या रहता है? आप क्या करते हैं वो टाइम पे? आप एक मार्केट के लिए, प्री मार्केट के लिए, नहीं तो पोस्ट मार्केट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करता है आप अपने आप को? ओके, तो मैं एक्चुअली 3:30 के बाद तो कुछ नहीं करती हूँ, नाइट में मेरा चालू होता है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन। तो बिफोर गोइंग टू बेड मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, जो भी मोस्टली मैं इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करती हूँ, और नेशनल न्यूज़ में तो टीवी पे थोड़ा बहुत इवनिंग में डिनर के टाइम पे, कि मतलब अगर इफ यू आर इनटू डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो आपको अवेयर होना चाहिए कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी है आपके पास, कि इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, जियो पॉलिटिकल सारी चीज़ों से आपको एक अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो मार्केट को सबसे ज़्यादा ड्राइव करती है। मार्केट कैन नेवर फाइट विद द न्यूज़। अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ गई, आपके सारे टेक्निकल फैक्टर्स एक जगह रह जाएंगे, सब कुछ एक जगह रहेगा, न्यूज़ मार्केट को ड्राइव करेगी। तो वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। तो बिफोर गोइंग टू बेड मैं स्टडी करती हूँ, रात को जस्ट गो थ्रू करती हूँ कि सब कुछ कैसा क्या है मार्केट में। ब्लूमबर्ग पे मैं इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करती हूँ, सब कुछ वो एक पूरा स्टडी रहता है। मतलब जस्ट आप 15-20 मिनट भी निकालोगे दिन रात को सोने के पहले तो एक आपको आइडिया लग जाता है डेली कि क्या है। वो एक न्यूज़ रहती है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ड्राइव कर रही है, ऐसा कुछ है तो मुझे पता होनी चाहिए। उसके बाद मेरा जो मेन प्रिपरेशन रहता है मार्केट का, वो मार्केट चालू होने के एक घंटे 1 आवर 1.5 आवर पहले ही मैं मेरी टेबल पे डेस्क पे आ जाती हूँ, ट्रेडिंग डेस्क पे। तो वो टाइम पे मेरा स्टडी, पहले मेरा एक इनिशियल व्यू मुझे फॉर्म करना है कि आज मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे बुलिश दो ही है, या तो हम लोग बुलिश खेलेंगे या तो हम बेरिश खेलेंगे डायरेक्शनल ट्रेडिंग में, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो यही दो व्यू हैं, इसमें से जो भी एक व्यू बनाना है आपको वही बनाना है। उसको बनाने के लिए एनालिसिस वगैरह सारा डेटा ये सब स्टडी करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले स्टडी करती हूँ FIDI का डेटा। मैं देखती हूँ कि कल जो FI लोगों ने क्या कर है, सेलिंग करी है कैश मार्केट में कि बाइंग करी है, DI लोग ने सेलिंग करी है कि बाइंग करी है, FI लोग ने फ्यूचर्स में क्या किया है, फ्यूचर्स में सेल किया है कि बाई किया है। फिर उन्होंने
ऑप्शंस में क्या किया है, कॉल्स बाय करे, पुट बाय करे, कॉल सेल करे, पुट सेल करे, वो सारा एक डेटा स्टडी करके मैं एक व्यू फॉर्म करती हूँ। जनरली जो मेरा व्यू रहता है वो एफआई के साथ ही जाता है। अगर एफआई लोग सेलर हैं तो मेरा थोड़ा सा माइंडसेट शॉर्ट साइड रहेगा। अगर एफआई लोग मार्केट में बायर्स हैं तो मेरा व्यू थोड़ा सा लॉन्ग साइड रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है जो एफआई लोग हैं वो ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करते हैं, और जो डीआई है वो मोस्टली हेजिंग के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन यूज करते हैं। तो एफआई साइड में वो एक मेरा पूरा स्टडी करती हूँ डेटा। सेकेंडली मैं देखती हूँ फिर लास्ट नाइट डाउ जोन्स का क्या परफॉर्मेंस था, वो ग्रीन में क्लोज हुआ कि रेड में क्लोज हुआ, एसएनपी का क्या था। एडीआर में मैं देखती हूँ एचडीएफसी ने, आईसीआईसीआई ने, इन्फोसिस ने वहाँ पे कैसा क्या परफॉर्म किया है। फिर ये सारा डेटा स्टडी करने से मेरे को थोड़ा इनिशियल व्यू में फॉर्म कर लेती हूँ कि आज मुझे बुलिश खेलना है या बेरिश खेलना है। और अगर कोई न्यूज ड्राइव है, न्यूज बता रही है जैसे कुछ कोविड आ गया, नहीं मार्केट सेल ऑन राइज है, कोविड में सीरियसली पता था, उसमें कोई टेक्निकल फैक्टर आपको देखने की जरूरत नहीं है, कुछ फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा न्यूज है कि वो मार्केट को सेल ऑन राइज उसने बना दिया। या कोई पॉजिटिव न्यूज आ गया, कुछ पॉलिसी में किसी ने अच्छा बोल दिया, अच्छी पॉलिसी आ गई, तो एक पॉजिटिव मार्केट को बुलिश व्यू दे देता है। अगर वैसा कुछ नहीं है तो ये सारा डेटा मैं स्टडी करती हूँ प्री मार्केट में, और उससे एक मेरा व्यू मैं फॉर्म करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स है जो डेली बेसिस पे ट्रैक करती हूँ। वो फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से मुझे एक जो मेरा व्यू है उसमें कन्विक्शन और बढ़ जाता है मेरा। तो जैसे उसमें मैं फंडामेंटल फैक्टर्स में देखती हूँ कि अपना ये यूएस 10 ईयर यील्ड कैसा है। अगर यूएस का 10 ईयर यील्ड ज़्यादा है तो हमारे मार्केट में के लिए वो अच्छी बात नहीं है। बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है वो प्रेशर में रहेगा। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर यूएस 10 ईयर यील्ड ज़्यादा है तो जो एफआई होते हैं वो अपनी मनी पार्क करेंगे वहाँ पे, वो अपनी इंडियन मार्केट्स में रिस्क से पैसा हटा के वो कम रिस्क वाली जगह पे पैसा डालेंगे। तो ये मैं ट्रैक करती हूँ। फिर मैं क्रूड देखती हूँ, अगर क्रूड प्राइसेस हाइयर हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी हमेशा प्रेशर में रहेगा, बैंक्स कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हाइयर क्रूड प्राइसेस में। ये देखती हूँ मैं फंडामेंटल फैक्टर में। डीएक्सवाई देखती हूँ, इसे मैं मेरे चैनल में भी टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। आई होप जो लोग इसमें ऐड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनको पता होगा। और मैं डीएक्सवाई देखती हूँ, अगर डीएक्सवाई हाई है तो सेम अपने इक्विटी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें फंडामेंटल फैक्टर में डेली ट्रैक करती हूँ। फिर मैं मेरा ये देखती हूँ उस टाइम पे कि एसजीएक्स क्या दिखा रहा है। अगर एसजीएक्स डाउन दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर भी डाउन दिखा रहा है, तो फिर मैं प्री ओपनिंग के बाद मेरा थर्ड जो कन्विक्शन, फर्स्ट मैंने एक आया, ये सारे फर्स्ट मैंने न्यूज बेस्ड एक व्यू बनाया है, सेकंड मैंने एफआईडीआई का डेटा और फंडामेंटल फैक्टर्स को देख के एक व्यू बनाया है, थर्ड व्यू जो मैं फॉर्म करती हूँ 9 से 9-10 के बीच में करती हूँ। 9 से 9-10 जब प्री ओपनिंग होती है वो मैं उस टाइम पे समझती हूँ कि अभी ये मार्केट हमारा ग्लोबल और सारी चीजों पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। ये मैंने देख लिया कि ग्लोबल में ऐसा है, डाउ में ऐसा है, S&P 500 में ये है, लेकिन हमारा मार्केट एक इंडिविजुअल मार्केट है, वो उन चीज़ों को कैसे रिएक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है कि उनके फेवर में है, वो सारी चीज़ें मैं देखती हूँ। मोस्टली जो डाउ जो यूएस मार्केट है वो मदर ऑफ द ऑल मार्केट है, तो जो लेकिन हमारा एक इंडिविजुअल मार्केट है, उसका भी एक ये इंडिविजुअलिटी है, तो वो मैं 9 to 9:15 के बीच में डिसाइड करती हूँ। मेरा जो थर्ड लेवल का कन्विक्शन है, मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ मेरे चैनल में, कन्विक्शन कन्विक्शन, वो यही कन्विक्शन है कि वो सारे फैक्टर जब आपके फेवर में है तो आपका कन्विक्शन हाई है, सारे फैक्टर्स जब न्यूट्रल है, पूरा कुछ भी ऐसा है कि न्यूज में भी कुछ ऐसा नहीं है जो मार्केट ड्रिवन हो कुछ, तो मेरा कन्विक्शन उस दिन नॉर्मल रहता है, उस दिन उस हिसाब से मैं पोजिशन साइजिंग सारी चीजें चेंज करती हूँ। ओके, वंडरफुली एक्सप्लेन आकांक्षा। सो आई हैड वन क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन था कि लाइक आप जो व्यू बनाते हैं वो आपका इंटरडे रहता है या लाइक ओवर अ वीक व्यू रहता है, एंड आपका अगर while trading during the day if your like view goes wrong, तो how do you take reverse position, या फिर आप उस समय कैसे हैंडल करते हैं अगर आपके कन्विक्शन से अगेंस्ट चले गया? देख, मैं जो व्यू बनाती हूँ वो पोजिशनल इंट्राडे दोनों टाइप का बनाती हूँ। वो डिपेंड करता है मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है वो टाइम पे, विक्स क्या है, वो सारी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे, जैसे मैं अगर सिर्फ मैं डायरेक्शनल में मैं पोजिशनली करती हूँ तो मैं हमेशा पोजिशनली करूंगी तो ऐसे पैसा नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट आपने देखिए लास्ट 3 मंथ से कैसा चल रहा है। वन डे इट विल बी 1000 पॉइंट्स अप, अनदर डे इट विल बी 1000 पॉइंट डाउन, फिर अगेन सम टाइम विद इन अ डे इट गोज 500-800 पॉइंट्स अप, विद इन अ डे इन द सेकंड हाफ इट गोज डाउन। सो पोजिशनल व्यू जो विक्स जब बिल्कुल लो रहता है तब पोजिशनल व्यू बना सकते हो आप। पोजिशंस
के हिसाब से एक्सपायरी को लेके व्यू बना सकते हो, पर हायर विक्स एनवायरनमेंट में आप पोजिशनल व्यू नहीं बना सकते, आपको इंट्राडे के हिसाब से डेली खेलना होता है। तो वो मैं डिसाइड करती हूँ कि उस टाइम पे मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर विक्स हमारा 25 के ऊपर है, 25 to 30 के रेंज में है, बहुत वॉलेटिलिटी है, वो टाइम पे मैं इंट्राडे व्यू बनाती हूँ, और वो टाइम पे मैं दिन में 2 बार भी व्यू बनाती हूँ कभी कभी। अगर मुझे फर्स्ट हाफ में बुलिश लग रहा है या फिर कुछ ऐसा मुझे इंडिकेशन लग रहा है, मैं प्रॉफिट बुक करके सेकंड हाफ में मैं वेट करके ऑब्जर्व करके देखती हूँ कि मुझे वापस से बुलिश पोजीशन ही लेनी है कि मुझे वापस से कुछ और करना है। तो वो एक हाई विक्स एनवायरनमेंट की बात हो गई। लो विक्स एनवायरनमेंट जब होता है, जब मार्केट में 24 के नीचे का विक्स है, तो वो टाइम पे आप 18 के नीचे चला जाता है, वो टाइम पे मैं पोजिशनल व्यू ही खेलती हूँ, फिर मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है ज्यादा कुछ होना नहीं है। वो टाइम पे मैं उसी स्ट्राइक्स में एंट्री करती हूँ जिनको मैं देखती हूँ कि एक्सपायरी में 0 होने वाली है। Yes, great. So I got lot of questions. काफी क्वेश्चंस के लिए आपने के लिए आंसर करना पड़ेगा. So we will try to answer many questions. As कई क्वेश्चंस नहीं हुआ तो हम लोग बाद में आपको आंसर करेंगे. मैं पर्सनली आकांक्षा को पूछता हूँ आंसर करने के लिए. मे बी आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन आल्सो. यू कैन, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप जस्ट मुझे डीएम कर लीजिए, नहीं तो मानस को डीएम कर लीजिए. Yeah, yes, Shankar, welcome. Thank Welcome you, back. thank you, thank Welcome you, to everyone. Spaces. Akanksha, it was very nice. I was listening to you. Yeah, thank you. Yeah, great. So, Akansha, I have one question now to you. How do you manage your losses? अभी लॉस तो सबको होता है ट्रेडिंग पे, प्रॉफिट भी होता है, ये दोनों हो सकता है राइट ट्रेडिंग पे. How Yeah. do you manage your losses? सबको कभी भी ऐसा लॉस हो गया तो उससे मुझे बाहर आना है. How you recover and what is your loss recovering plans? Yeah. So जब भी मैं एक्चुअली मेरा जो कैलकुलेट करती हूँ ROI, मेरा वीकली बेसिस पे कैलकुलेट करती हूँ. आई सी कि मैंने ये वीक में पैसा कितना बनाया या कितना पैसा गवाया. तो मैं अगर मुझे किसी वीक में लॉस होता है तो वो वीक का मैं लॉस, एक तो जो भी मैं किसी भी दिन लॉस करती हूँ, वीक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इफ आई मैं किसी इंट्राडे में भी मैं लॉस करती हूँ तो मैं वो लेटर इन द डे हमेशा एनालाइज करती हूँ कि मेरे से क्या गलत हुआ, मैं किधर पे गलत गई, किस वजह से मेरा आज लॉस हुआ, मैंने कहाँ पे एंट्री गलत कर दी या कहाँ पे मैंने क्या, वो चीज़ मैं हमेशा एनालाइज करती हूँ. मैं सबको बोलूँगी आप हमेशा ग्रो करते रहो और अपने लॉसेस को एनालाइज करो. कुछ ट्रेडर्स को मैं जानती हूँ वो इतना लाइटली लेते हैं, वो बोलते हैं मुझसे कि क्या आकांक्षा तुम तो 30-40 लाख बना लिया, अभी एक दिन 7 लाख लॉस हो गया तो कौन सी बड़ी बात है उसमें. तो इतना आपको लाइटली नहीं लेना है लॉसेस को. हाँ, लॉसेस हमेशा होंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप दैट. सो लॉसेस होंगे ही, बैड डेज आएंगे ही, बट आपको एनालाइज करना है कि आपके लॉसेस क्यों हुए और आपको हमेशा इम्प्रूव करना है और ग्रो करना है. तो जब भी मेरा लॉस फेज आया किसी वीक में, अगर मुझे लगता है मुझे वीकली बेसिस पे लॉस हुआ है, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए मेरी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज कर देती हूँ. मैं जैसी ट्रेडर हूँ फिर मैं वैसे ट्रेडिंग नहीं करती हूँ. नेक्स्ट वीक आई गो वेरी डिफेंसिव. मैं पूरा डिफेंसिव अप्रोच लेती हूँ नेक्स्ट वीक में. डिफेंसिव में मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत एट द मनी नहीं खेलती हूँ, मैं थोड़ा पीछे पीछे की स्ट्राइक्स में खेलना चालू करती हूँ और मैं मेरी पोजीशन साइजिंग कम कर देती हूँ. सिंस अभी हम लोग ज़्यादा कैपिटल से खेलते हैं तो हमारा डर भी ज़्यादा होता है, तो मैं मेरी कैपिटल साइजिंग कम कर देती हूँ, मैं हाफ कैपिटल से खेलना शुरू कर देती हूँ, पूरा अप्रोच मेरा डिफेंसिव कर देती हूँ अग्रेसिव से. जैसे ही मेरा लॉस कवर होता है, जितना भी मेरा लॉस लास्ट वीक हुआ, जैसे ही मेरा लॉस कवर होता है मैं फिर गियर चेंज करके वापस से अग्रेसिव ट्रेडिंग करना शुरू कर देती हूँ. तो क्या होता है, जब भी आपका लॉस हो हमेशा आप एक तो जो भी आपका लॉस हो उसको आप पार्ट में डिवाइड करो. अगर आपका बड़ा लॉस हुआ है, आप ऐसा मत सोचो कि आपका एक लॉस हो गया आपको एक ही वीक में पूरा लॉस कवर करना है. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. तो आपका जो भी लॉस हुआ है आप उसको पार्ट में डिवाइड करो. जैसे जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, दिवाली में एक एक्सपायरी में मेरा काफी लॉस हुआ था, तो मैंने वो लॉसेस को टारगेट किया था कि मैं 5 वीक्स में कवर करूंगी. छोटे छोटे टारगेट बनाए थे, बट मैंने वो लॉसेस को 1 वीक में या 1.5 वीक में खत्म भी कर दिया और प्रॉफिट भी बना लिया. वो ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन एक कंजर्वेटिव होके डिफेंसिव जाके ही आपको लॉसेस कवर करने हैं. रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है कि आपने लॉस कवर करने के लिए और रिवेंज ट्रेडिंग करने लगे और अग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगे, उससे आपके लॉसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं. क्योंकि जब लॉस होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसे भी थोड़ा लो हो जाता है, तो लो कॉन्फिडेंस में चीजें आपसे गलत हो सकती हैं. तो वो टाइम पे जब भी मेरा लॉस होता है मैं हमेशा एनालाइज तो करती हूँ मेरे किस वजह से लॉस हुए और आई ट्राई टू इम्प्रूव. लेकिन जो भी लॉस मेरे होते हैं, जिस वीक में भी हुआ, नेक्स्ट वीक के लिए मैं करती हूँ कि डिफेंसिव अप्रोच करती हूँ, मेरे लॉसेस कवर करती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी जैसे ट्रेडिंग अग्रेसिव स्टाइल से करती हूँ वैसे करने लगती हूँ आफ्टर द लॉसेस कवर.
दैट्स अमेजिंग आकांक्षा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज आपने हम लोगों को जो चीज बताया, मेनी ट्रेडर्स ये मिस्टेक करता है कि वो लोग रिवेंज ट्रेडिंग लेना चालू करते हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वन शुड नॉट गेट इनटू। एक बार इंट्रोस्पेक्ट करें और फिर धीरे धीरे करके ट्रेड करें। टॉकिंग अबाउट नाउ प्रॉफिट्स, नॉट इन प्रॉफिट टर्म्स, बट जब मार्केट आपके डायरेक्शन की तरफ जाता है, so let's say you're bullish and market is moving in the same direction, आप कैसे पोजीशन ऐड करते हो? आप सब पोजीशन एक साथ ऐड करते हो या धीरे धीरे ऐड करते हो? आपका लॉन्ग व्यू है, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए उधर ऐड करते हो, या ऊपर जब चल रहा है तभी ऐड करते रहते हैं? कैसे करते हैं आप पोजीशन ऐडिंग? जब मार्केट मेरे फेवर में जा रहा होता है तब। यस, वही टाइम। हाँ, तो मेरा पोजीशन साइजिंग मैंने पहले भी बताया हुआ है। मेरा पोजीशन साइजिंग में हमेशा मेरे कन्विक्शन लेवल के हिसाब से फिक्स करती हूँ, तय करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि इफ यू फील कि आप लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका 40 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपका लॉस भी 40 लाख का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पोजीशन साइजिंग अपनी कैपिटल को लेवरेज दिया है, या पोजीशन साइजिंग आपने तब बढ़ाई है व्हेन यू हैव द कन्विक्शन ऑफ मोर देन 90%। तो वो जब मुझे कन्विक्शन हाई लेवल का होता है तब मैं मेरी पोजीशन साइजिंग बढ़ाती हूँ। जब मुझे कन्विक्शन लेस होता है तो मैं थोड़ा सा अलर्ट रह के खेलती हूँ। अभी बात रही मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है तो 9:15 टू 9:30 के बीच में मैं मेरी एंट्री चालू करती हूँ। तो इनिशियल 15 मिनट्स में थोड़ा सा मार्केट का 15 मिनट्स का हाई क्या है, 15 मिनट्स का लो क्या है, ये ऑब्जर्व करती हूँ। तो इनिशियल 15 मिनट्स मेरी एंट्री स्लो रहती है। हाँ, अगर कोई न्यूज बेस्ड ड्रिवन है, कुछ न्यूज ऐसा है जो मार्केट को पूरा एक साइड मूवमेंट देने के लिए रेडी है, तो मैं तुरंत एंट्री करूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। तो जनरली मैं मेरी 9:15 टू 9:30 मेरी एंट्रीज बहुत स्लो होती है। मे बी मैं 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी स्लो एंटर करूंगी, जो भी मैंने मेरा इनिशियल व्यू फॉर्म किया है, बुलिश या बेरिश। अगर वो 9:30 के बाद मुझे लगता है कि मार्केट मेरे फेवर में जा रहा है, जो मैंने व्यू फॉर्म किया वो व्यू परफेक्ट हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे मेरी क्वांटिटी ऐड ऑन करना उसमें चालू करती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्वांटिटी ऐड ऑन करती हूँ, पूरा प्राइस एक्शन के हिसाब से बाकी जो भी मैंने इनिशियल व्यू फॉर्म कर लिया है वो तो कर लिया है। उसके बाद वो व्यू को लेके आप पूरे दिन मैं स्टिक नहीं रहती हूँ कि व्यू मैंने फॉर्म किया, मुझे आज यही करना है पूरे दिन। मैं प्राइस एक्शन को देख के चेंजेस भी करती हूँ। इफ आई सी प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे फेवर में चल रहा है, तो मैं मेरी पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करती जाती हूँ। पूरा फेवर में चल रहा है, देन आई विल गो फुली इनटू, पूरा कैपिटल के साथ भी मैं एक एक्सटेंड तक जा सकती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे जो मैंने व्यू फॉर्म किया था उसके अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, तो मैं कॉशियस हो जाती हूँ। मैं उतनी ज्यादा एंट्रीज बंद कर देती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और मुझे कहीं लगता है कि मेरा व्यू मार्केट के पूरे अगेंस्ट हो गया है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ऊपर लेना चालू कर देती हूँ। जैसे सपोज मैंने बुलिश व्यू बनाया और मार्केट मुझे लग रहा है नहीं कि वो गैप अप जो मार्केट ने किया है या गैप डाउन किया है, अगर गैप अप के ऊपर सर्वाइव कर रहा है मार्केट, तो ये भी एक हिंट होता है कि गैप अप के ऊपर सर्वाइव करता है मतलब मार्केट स्ट्रांग है, तो वो बुलिश व्यू मेरा वर्क कर रहा है। अगर वो गैप अप को सर्वाइव ही नहीं कर रहा है अगले 30 मिनट से 15 मिनट्स के बाद, तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ बुलिश में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं है वो टाइम पे। तो अगर मेरे फेवर में जा रहा है तो मैं एंट्रीज अपनी बढ़ाती रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले लेती हूँ कभी कभी, और मुझे लगता है मेरा व्यू पूरा ही गलत हो गया है, तो मैं मेरी फिर बुलिश पोजीशन लॉस में स्क्वायर ऑफ करके अगर वो दूसरे भी जो कॉन्ट्रा ट्रेड है बेरिश साइड में, उस टाइम ट्रेडिंग करना चालू कर देती हूँ। तो अगर आपका कोई एक पोजीशन आपने ले लिया, दैट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन आपका, कि आप धीरे धीरे 15 मिनट के बाद से धीरे धीरे आपका पोजीशन बड़ा करते, एक साथ पूरा पोजीशन नहीं लेते हैं। दैट वाज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एंड दिस विल रियली हेल्प द न्यू ट्रेडर्स। और एक क्वेश्चन मेरा इसी के साथ ही है कंटिन्यूएशन में, कि आप बोल रहे हो जैसे आपका व्यू चेंज हो जाता है एंड यू कंटिन्यू विद द चेंज। ना अगर आप कोई चीज आपने बाई करके रखा एंड इंट्राडे में वो सेल हो गया, नहीं बाइंग में नहीं करती हूँ, ऑप्शन सेलिंग। आई मीन ऑप्शन सेलिंग में मैंने व्यू बुलिश था, मार्केट का व्यू बुलिश था एंड सडनली आपका व्यू बेरिश हो गया फॉर एग्जांपल। सो उस टाइम में आप क्या, बट आपका टारगेट नहीं आया, तो आप क्या कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट डे के लिए, या वही दिन स्क्वायर ऑफ कर देते हो 3:15 3:20, या कैसे करते हैं? तो इंट्राडे के लिए जो पोजीशन लिया, अगला दिन वो कैरी बने पोजीशन, आपका टारगेट नहीं आया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो विल यू बी कैरिंग, आपका पोजीशन कैरी करते हो या उसी दिन स्क्वायर ऑफ करके नहीं, मैं
मैं स्टॉप लॉस तो लगाती नहीं हूँ सिस्टम में, और टारगेट्स भी नहीं लगाती हूँ मैं कोई। आई जस्ट गो विद द फ्लो, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बोलता है उस हिसाब से मैं मार्केट में मेरी पोजीशंस बनाती हूँ, स्ट्राइक्स रोल करती हूँ, स्ट्राइक्स अपर अप रोल डाउन रोल उस हिसाब से करती हूँ। तो अगर आप क्या बोल रहे हो कि अगर बेरिश चला गया मार्केट, मेरे मार्केट अगेंस्ट में चला जैसे, गया। हाँ जैसे कि अभी मार्केट बुलिश था, बुलिश से बेयरिश हो गया, तो आपने भी अपना स्टेंस चेंज कर लिया, राइट? करेक्ट। नो, अभी बेयरिश चल रहा है एंड ऑफ द डे तक, लेट्स से 3 बजे तक, उसके बाद भी पोजीशन आपके फेवर में ही चल रहा है। सो आप उस टाइम में कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले दिन के लिए या स्क्वायर ऑफ कर देते हो? नहीं, मैं जनरली जितने भी दिन में ट्रेडिंग करती हूँ, अभी मैंने फ्राइडेज को ट्रेडिंग काफी अवॉइड कर दिया है। मैं जितने भी दिन ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं हर दिन कैरी फॉरवर्ड तो करती हूँ। वो कैरी फॉरवर्ड मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मैंने जो मेरा पोजीशन है वो लॉस में है, इसके लिए मैं उसको कैरी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैरी करती हूँ डेटा बेसिस पे, एनालिसिस पे, प्राइस एक्शन पे। और जो मैं स्टॉप लॉस लगाती हूँ वो मेरा मेंटल स्टॉप लॉस रहता है। मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालती हूँ, बिकॉज आई फील कि जो स्टॉप लॉसेस आर मेंट टू हिट, वो ऐसे स्पाइक्स अप डाउन लो लाएंगे, आपके स्टॉप लॉसेस लेके जाएंगे वो दोनों साइड के। तो वो स्टॉप लॉसेस वो इसलिए मैं सिस्टम में डालती नहीं हूँ, क्योंकि वो 5 सेकंड के लिए वो प्रीमियम आएगा, बट आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। ऐसा मैं सोचती हूँ। बस न्यू ट्रेडर्स को डालना चाहिए स्टॉप लॉस सिस्टम में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बाद वो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बिना स्टॉप लॉस डाले अपनी सारी हेवी क्वांटिटी के साथ बैठे रहो स्क्रीन पे। Absolutely. हाँ, तो आप तो जब वो करते हैं कि एज यू सेड यू कैरी फॉरवर्ड पोजीशन समटाइम्स, तो आप लाइक रिस्क फ्री करते हैं या आप ऑपोजिट ट्रेड भी लेते हैं हेजिंग के लिए? लाइक डू यू हेज योर ट्रेड्स गैप अप या गैप डाउन होता है मान लो मार्केट, तो उसके लिए हेजिंग करते हैं आप? हाँ, मैं हेजिंग करती हूँ। मैं जो भी पोजीशन लेती हूँ, जैसे मैंने बुलिश या बेरिश जो भी कैरी करी, तो उसमें सेम सपोज मैंने पुट सेल किया है तो मैं उससे डिपेंडिंग अपॉन द कन्विक्शन, वो डाउ फ्यूचर क्या बोल रहा है और मेरा पूरा दिन कैसा गया है ट्रेडिंग में और मार्केट ने मेरे हिसाब से बिहेव किया है कि नहीं किया है, उसके हिसाब से मैं हेजिंग बाय करती हूँ। मैंने पुट अगर सेल की है तो मैं उसके अगेंस्ट में पुट बाय करूंगी सेम क्वांटिटी, लेकिन स्ट्राइक जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगी, इट वेरीज बिटवीन 700 टू 1000 पॉइंट्स अवे, डिपेंडिंग अपॉन द कन्विक्शन ऑफ दैट डे। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कल गैप अप ही होने वाला है तो मैं हो सकता है 1000 पॉइंट्स अवे का हेज बाय कर लूं सेम। अगर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पूरा कन्विक्शन लेवल उतना नहीं है तो मैं 700 या 600 800 पॉइंट्स अवे की सेम पुट सेल के अगेंस्ट में पुट बाय, कॉल सेल के अगेंस्ट में कॉल बाय, वो सेम क्वांटिटी के हिसाब से बाय कर लेती हूँ, जस्ट टू मैनेज माय ओवरनाइट रिस्क। इफ समथिंग गोज बियॉन्ड, कुछ नेक्स्ट डे अगेंस्ट में मार्केट ओपन हो गया गैप अप या गैप डाउन, तो वो जो पुट बाइंग या कॉल बाइंग की पोजीशन है वो मुझे सेव कर लेती है। मेरे एमटीएम को उतना बड़ा लॉस मुझे नहीं दिखता है। यस, राइट आकांक्षा, मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। जो आपने बोला हेज लेके जाते हैं, नेक्स्ट डे गैप अप या आपके अगेंस्ट में जाता है तो ठीक है हेज है, बट आपके फेवर में अगर आता है तभी क्या करते हैं? हेज रिमूव करके यू राइट द ट्रेंड? हाँ, अगर मेरे फेवर में जो जनरली मैं 80% टाइम तो मेरा फेवर में ही खुलते हैं। मैं जो बनाती हूँ कैरी, जो लोग मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल में मैं मेरे लाइव व्यू शेयर करती हूँ, जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं मोस्टली मेरा 80% टाइम तो सही निकलता है। अगर मैंने बुलिश कैरी किया है तो नेक्स्ट डे 80% चांसेस होते हैं गैप अप के और गैप डाउन के। तो वो जो अगर मैंने कैरी किया है और मेरे फेवर में अगेंस्ट नेक्स्ट डे मार्केट खुला है तो मैं 9:15 को जो मैंने रिस्क हेज बोलती हूँ मैं उसको, जो मैंने बाय किया है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ और सिंपली मेरी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ इंट्राडे की। राइट, वो एक प्रीमियम है जो आपका सुबह सुबह एक लॉस ही होता है, वो जस्ट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। राइट, एक प्रीमियम पे कर रहे हैं हम लोग। या वी हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम सम ऑफ द पार्टिसिपेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस है बट कई क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ट्रेडर बनता है हम लोग, नहीं तो फुल टाइम ट्रेडर बनना है, नहीं तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनना है, तो एक क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए इन ये ईयर और इन ये मंथ? आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता है पर मंथ और पर ईयर? डिस्क्रिशनरी वाले कि सिस्टम ट्रेडर? सिस्टम ट्रेडर नहीं, डिस्क्रिशनरी की बात कर रहे हैं हम लोग। आप एक कितना परसेंट हम लोग रिटर्न हम लोगों ने एक्सपेक्ट करना चाहिए एज ए ट्रेडर? देखो, आप एक्सपेक्ट आप कुछ भी मत करो।
एक्सपेक्ट मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्टेशन करना कुछ जरूरत नहीं है उसकी। आप बस प्रोसेस पे फॉलो, आप मतलब जो देखो, आप अगर ट्रेडिंग ये सोच के करोगे कि नहीं मेरे को ये पैसे बनाने के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। कि आप उसको एक प्रोसेस लर्निंग करो, उसको जस्ट गो विद द फ्लो कि कितना रिटर्न बन रहा है। तो उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड नहीं है, मैं बोलूंगी मैंने 400% बनाया है, आप भी 400% बनाओ, नहीं हो सकता आप 100 बनाओ, हो सकता आप 1000% बना लो। तो उसका कुछ ऐसा रिटर्न्स नहीं है कि आप इतना एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स का रखो, और अपने आप को किसी रिटर्न्स आरओआई के उसमें बांध के मत रखो। आप जस्ट फ्री अपना ट्रेडिंग अच्छा करने पे फोकस करो, अपनी जो लर्निंग से एनालिसिस है उस पे फोकस करो। रिटर्न्स अपने आप ही बनता है मार्केट में। तो अभी मैं उसमें क्या बोलूँ कि आपको कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मेरा तो जितना, मैं तो पिछले 2 साल से मेरा बैक टू बैक 400% बना है, और कुछ लोग हैं जिनके शायद ज्यादा भी होंगे या कम भी होंगे। तो वो आप किस लेवल के ट्रेडर हो, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपकी रिस्क। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनकी एनालिसिस बहुत अच्छी है, मार्केट की समझ उनको बहुत अच्छी है, ट्रेंड वो अच्छा कैच भी कर लेते हैं, पर वो शायद उतना आरओआई नहीं बना पाते हैं या उतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाते हैं मार्केट से। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो या तो ही आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होने के लिए एक राइट माइंडसेट की जरूरत होती है। अगर आपका माइंडसेट राइट है तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करने बैठना है, आपको राइट माइंडसेट से बैठना है। तो अगर आप वो, और थोड़ा सा गट्स रिस्क भी थोड़ा लेके चलना है। पूरा सेफ से, मैं बहुत ट्रेडर को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो काफी टाइम से मार्केट में है, लेकिन उनके आरओआईज अभी अच्छे नहीं है। इतने टाइम से मार्केट में रहने के बाद भी वो थोड़ा डरते हैं चीजों में, या फिर वो फियरफुल ट्रेडिंग करते हैं। उससे क्या होता है, फियरफुल ट्रेडिंग से आपके जब बहुत अच्छे दिन आते हैं मार्केट में, गुड डेज बैड डेज होते हैं, तो जब वेरी गुड डेज आते हैं, वो टाइम पे आपका फियर आपको उतना अच्छा शायद परफॉर्म नहीं करने दे पाता जितना आप कर सकते हो। आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। तो आप किसी भी आरओआई क्या है, कितनी आरओआई बनानी चाहिए, कितनी, ये सब चक्करों में आप कुछ भी मत पड़ो। आप अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो। हो सकता है आप कितना भी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो लोग लिखते हैं कि आपने 1000% आरओआई बना लिया, ये इम्पॉसिबल है, आपने 400, ऐसा हो नहीं सकता मार्केट में, ये ऐसा नहीं हो सकता। आप 40, 30, 27 लाख के लॉस को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं करते, 7 लाख के, कुछ भी कर सकते हो। मार्केट इमेंस है, आप उसमें कितना भी पैसा बना सकते हो, आप कितने भी आरओआई बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट आपको राइट एनालिसिस करनी है, राइट माइंडसेट के साथ करनी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे कोई कुछ भी बोलता है कि मैंने इतना बनाया, आई बिलीव, क्योंकि मुझे पता है कि Yeah, सब कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसा right. कुछ आप लेके मत चलो कि इतना आरओआई अच्छा है या ये स्टैंडर्ड है, ये बिलो स्टैंडर्ड है। आप अपने हिसाब से अपना बेस्ट फुट रखो और अपना बेस्ट परफॉर्म करो। Right. Right. There is and one more question, like from the audience, they're asking how you manage your stop loss. अभी कभी आपको लगता है कि ये ट्रेड से मुझे बाहर आना है, एग्जिट करना है, और ऐसे ही और एक क्वेश्चन है उसके साथ फॉलो अप क्वेश्चन। तो आप प्रॉफिट कभी बुक करते हैं? अभी इंटरडे में आपने व्यू फॉर्म किया 9:15 तक, आपने थोड़ा थोड़ा मे बी पोजीशन लेने के लिए शुरू किया, एग्रेसिव पोजीशन लिया, मे बी मार्केट आपका अगेंस्ट डायरेक्शन में गया तो स्टॉप लॉस आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव में गया तो प्रॉफिट आ सकता है। ये दोनों आप बुक कभी करता है? कोई इंडिकेटर आप देखता है क्या? क्या तो किसके क्या चीज देख के आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अभी एग्जिट करना है ट्रेड से? हाँ, तो मैं इसके ऊपर एक और फॉलो अप क्वेश्चन था, लाइक एक और ऑडियंस का, तो ही वाज आस्किंग कि आप कोई टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं लाइक फॉर फॉर्मिंग ट्रेंड, और लाइक आप कोई, या फिर आप प्रॉफिट बुक या वो डिसाइड करने के लिए आप कोई टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं कि इतने में हमें बुक करना चाहिए? व्हाट कोई एनालिसिस टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो इफ यू कैन टेल अबाउट दैट टू। मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज ट्रेडिंग फॉर्म करने के लिए या व्यू फॉर्म करने के लिए नहीं करती हूँ। मैं कोई भी टेक्निकल, मेरे पास कोई भी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास कोई भी बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं है मेरे ट्रेडिंग डेस्क में जिसमें बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन में बहुत सारे चार्ट चल रहे हों। ऐसा मेरा कुछ भी सेटअप नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा एक लैपटॉप है, मेरे फोन्स हैं और मेरी डेस्क है, दैट्स इट। तो मेरे पास कोई ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं है जिनको मैं फॉलो करती हूँ व्यू फॉर्म करने के लिए। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है जिनको मैं स्कैल्पिंग के लिए यूज करती हूँ, मेरे प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करती हूँ। तो वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट बुकिंग में एक तो विद इन द ट्रेड में कभी बीच बीच में प्रॉफिट बुक करती हूँ, वापस से री एंट्री करती हूँ। तो वो टाइम में कैसे करती हूँ, अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है, मतलब बुलिश बायस के साथ में खेल रही हूँ मैं, और मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है, अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे डिफाइन करती हूँ मैं ओआई डेटा देखती हूँ। ओआई के हिसाब से मैं इंट्राडे के एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेती हूँ कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में अगर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर बैठे हुए हैं तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा।
तो अगर मेरा व्यू बुलिश है और मार्केट वो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ वो टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है जो कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है वो इतनी जल्दी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करने देंगे। तो मैं अगर मेरी जो पोजीशन है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे पहले दिख रहा है तो वो प्रॉफिट मैं बुक कर लेती हूँ। देन आई वेट कि वो रेजिस्टेंस को, अगर बहुत ज्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ है और वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है और उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, देन मैं पूरी क्वांटिटी वापस से उससे भी ज्यादा अग्रेसिव स्ट्राइक में एंट्री कर दूंगी एक शॉट में, क्योंकि मुझे पता है अभी हैवी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, तो मैं पूरा पैसा मुझे वहां तक बनाना है जितनी भी शॉर्ट कवरिंग जाएगी। तो वो एक पार्ट हो गया। सेकेंडली टेक्निकल इंडिकेटर्स में जीरोधा आपको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को, क्योंकि मैं जीरोधा में ट्रेडिंग करती हूँ। तो जीरोधा के 5 मिनट चार्ट में मैं इंडिकेटर्स 3 लगा के रखती हूँ। एक तो मैकडी है, एक वीवैप है और एक आरएसआई है। तो वीवैप को मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ उसका। तो वीवैप जब भी अगर मैं बुलिश खेल रही हूँ और मैंने थोड़ा मेरा पैसा बन गया है और वीवैप नीचे की ओर क्रॉस हो गया है, एक रेड कैंडल वीवैप के नीचे चली गई है, तो आई विल वॉच फॉर द सेकंड कैंडल। इफ सेकंड कैंडल इज आल्सो गोइंग डाउन, अगर सेकंड कैंडल भी रेड आती है उसके जस्ट नीचे, तो मैं एक बार के लिए मेरा प्रॉफिट बुक करके आउट हो जाती हूँ ट्रेड से। फिर देन आई ऑब्जर्व। ऐसा नहीं है कि वो कैंडल आ गई वीवैप के नीचे चला गया तो मैंने मेरा व्यू चेंज कर दिया, मैंने मेरा व्यू बुलिश से बेरिश कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा व्यू सेम ही रहता है। अगर मैं बुलिश खेल रही हूँ तो मैं किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर को देख के मेरा व्यू चेंज नहीं करती हूँ। बस वो स्कैल्पिंग में मैं थोड़ा बहुत हेल्प ले लेती हूँ। मैकडी नीचे चला गया है तो शायद से अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेंड नीचे जाएगा, तो मैं बुलिश पोजीशन से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेती हूँ। और सेम विद द वीवैप। और इसके अलावा मैं किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज नहीं करती हूँ व्यू फॉर्म करने के लिए। और बस यही है, स्कैल्पिंग के लिए यूज करती हूँ, प्रॉफिट बुकिंग के लिए और वापस से री एंट्री के लिए। यस आकांक्षा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ऑडियंस से। आप बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, कई लोगों का कैपिटल छोटा रहेगा, तो ये टाइम पे अपने पास क्या होता है, ट्रेडिंग करने के टाइम पे फियर एंड ग्रीड तो होता ही है, एक साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है। इसको आप कैसा मेंटेन करता है कि इतना बड़ा पोजीशन लेने के लिए? नहीं तो ये ट्रेडर ने ये साइकोलॉजी कैसा कैसा सोचना चाहिए, एज ए ट्रेडर मेंटालिटी कैसा होना चाहिए? नहीं, साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसको साइकोलॉजी समझ में आती है उसके लिए ट्रेडिंग जर्नी भी इजी हो जाती है। पहली बात तो ये है जो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करी थी वो लोगों के लिए भी, कि आप ट्रेडिंग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। उसको इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना दिया है कि ये देखो ऐसा पैटर्न फॉलो करो, वो पैटर्न डब्ल्यू बन जाएगा, वी बन जाएगा, ऐसा कैंडल, ये इतना कॉम्प्लेक्स मत करो। ट्रेडिंग को आप जितना इजी तरीके से करोगे ना उतना आपके लिए भी इजी है और उतना आपको समझ में आएगी। आप उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दोगे वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इतना ट्रेडिंग में हमारे पास 2 व्यू होते हैं, या तो बुलिश या तो बेरिश। अगर आप कोई भी व्यू लेते हो तो 50% तो प्रोबेबिलिटी वैसे ही हो जाती है कि आपका सही होने वाला है, क्योंकि 50% तो जनरल एक बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है। तो उतना कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को सिंपल रखो। जितना सिंपल तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये क्या था क्वेश्चन आपका? साइकोलॉजी के बारे में था। साइकोलॉजी के बारे में। तो उसमें जो प्रॉफिट, जब आप बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग से, जैसे अभी मेरी पोजीशन साइजिंग काफी रहती है और किसी आप थर्सडेज को देखोगे एक्सपायरीज के दिन में काफी लेवरेज भी उठा लेती हूँ ये लेके, हेजिंग लेके। वो टाइम पे मेरा साइकोलॉजी, मतलब मैं किसी भी दिन मैंने आपको बोला मैं ट्रेडिंग जब इस साइकोलॉजी से नहीं करती हूँ कि मुझे लॉस मेरा बचाना है या मुझे मेरा लॉस कम करना है। मेरा साइकोलॉजी, सुबह मैं डेस्क पे बैठती हूँ ये सोच के कि मुझे आज पैसा बनाना है मार्केट से, तो वो मेरा साइकोलॉजी हमेशा अग्रेसिव ही रहता है इसमें। तो उसमें जब भी आप ये करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपकी बहुत बड़ी पोजीशन साइजिंग है, तो आपके एमटीएम स्विंग होते हैं, वो सब देख के ऑब्वियसली लॉसेस होते हैं तो सबको बुरा लगता है, मुझे भी लॉस देख के बुरा लगता है। लेकिन जो मैंने कन्विक्शन बनाया है मार्केट को लेके, लॉन्ग या शॉर्ट साइड का, वो कन्विक्शन, और जो मैंने मेंटल स्टॉप लॉस रखा हुआ है, अगर मैंने मेंटल स्टॉप लॉस रखा हुआ है, मैं बुलिश खेल रही हूँ, मेरा 35,500 फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाएगा मार्केट तो ही मैं मेरी पोजीशन एग्जिट करूंगी। फिर उसमें मैं एमटीएम नहीं देखती हूँ, मैं एमटीएम, वैसे मैं पूरे दिन एमटीएम इतना देखती भी नहीं हूँ। मैं जस्ट मेरा जो ये है चार्ट है वही देखती हूँ कि मार्केट का क्या प्राइस एक्शन है। पूरे दिन आपके एमटीएम देखने से स्विंग, अगर मेरा जो लेवल है 35,500 का, मैंने सपोज एग्जांपल मेंटल स्टॉप लॉस रखा है, वो लेवल जब तक नहीं जाएगा मैं नहीं हिलूंगी। मेरा एमटीएम जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है,
प्रॉफिट लॉस, क्योंकि मैं फिर मतलब क्या है, अगर मैंने मेरा व्यू बनाया और मैं वो व्यू को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बार बार एंट्री एग्जिट कर रही हूँ डर की वजह से या मेरे एमटीएम को देख के, तो वो मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं एमटीएम नहीं देखती हूँ। और मेरा इतना देखने का रीजन ये भी है क्योंकि मैंने जितना भी आज मेरा कैपिटल बनाया है सब मार्केट से ही बनाया है सारा पैसा, तो मैं इतना मतलब इतना सब बना लिया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट मुझे प्रोसेस पे स्टिक रहना है। तो शायद वो नए लोग नहीं कर पाएंगे, उनको ऑब्वियसली लगेगा उनका एमटीएम स्विंग हो रहा है या लॉसेस दिख रहे हैं तो एक टाइम पे एग्जिट करेंगे। पर मेरा जब तक स्टॉप लॉस जो मैंने फिक्स किया है वो जब तक नहीं आता है मैं एग्जिट नहीं करती हूँ। और वो स्टॉप लॉस में भी ये है कि ऐसा नहीं है वो तुरंत ब्रेक हो गया तो मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया सारा मेरा क्वांटिटी। उसमें मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरी स्ट्राइक कितनी पास है, मेरी स्ट्राइक मार्केट के बहुत पास है तो मे बी मैं 50% निकाल दूंगी, मेरी क्वांटिटी लॉस बुक कर दूंगी। अगर मेरी स्ट्राइक दूर है तो मतलब आप कन्विक्शन देखो कि आपको अपने जो व्यू बनाया है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी आपने बुलिश या बेरिश बनाया है वो कभी कभी गलत भी जाएगा, तो वो टाइम पे आपको लॉसेस भी होंगे, फिर आप कॉन्ट्रा ट्रेड लोगे, एडजस्टमेंट करोगे, लेकिन आपको अपने कन्विक्शन और व्यू फिर अगर आप ऐसे मतलब नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं एनालिसिस गलत है, सही नहीं है। तो जिनको ऐसा लगता है बीच बीच में ट्रेडिंग के टाइम पे कि मेरा ये एमटीएम माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, या वो डर रहे हैं बीच बीच में एमटीएम, क्योंकि एमटीएम तो पूरे दिन स्विंग करेगा, मार्केट हो ऐसा नहीं होता आपने जब एंट्री कर ली है तो पूरा आपके फेवर में ही सब कुछ जाएगा, पूरा दिन रोजी रोजी रहेगा, एंट्री करते ही प्रॉफिट चलने लगेंगे, वैसा नहीं होगा। मार्केट पूरे दिन आपको हैरान करेगा, ऊपर करेगा नीचे जाएगा, स्पाइक आएंगे डाउन मूव आएगा, एमटीएम पूरे दिन स्विंग होगा ही। फिर वो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए आपका कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है। तो जो लोग अभी डरते हैं एमटीएम स्विंग देख रहे हैं या प्लस माइनस अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये एनालाइज करना चाहिए कि उनके कन्विक्शन में कहाँ गलती हो रही है। इसका मतलब उनका एनालिसिस किया है जो उन्होंने वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए शायद उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। जब तक मेरा मेंटल स्टॉप लॉस हिट नहीं होता मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं करती हूँ, एमटीएम देख के मैं डिसीजन नहीं लेती। Amazing, amazing. So, Akanksha, before we end our program today, any last advice जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? और एक चीज बताइएगा, कौन सा बुक्स हम लोग पढ़े? Any books do you recommend? And ये any ऑडियंस का last क्वेश्चन advice था to लाइक the audience? बहुत ऑडियंस का क्वेश्चन था अबाउट लाइक एनी मटेरियल और बुक्स यू वांट टू Yeah, रेफर फॉर right. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। आकांक्षा, Yes. कई लोग ये क्वेश्चन मुझे भी काफी लोगों ने भेजा है। ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करने के टाइम पे काफी इंफॉर्मेशन का जरूरत है, राइट? ये एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि आप कहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है? ये आप एफआईडीआई हो सकता है, नहीं तो कोई न्यूज आप फॉर्म करता है, नहीं तो 10-year यील्ड आपने बताया, यूएस बॉन्ड के बारे में बताया। उसके साथ आपने कुछ उसमें बीच में आपने बता दिया कि आपने कोई बुक्स पढ़ा नहीं है, नहीं तो यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ देखा नहीं आपने ट्रेडिंग के लिए, बट आपने ऐसे कोई पढ़ा है तो कोई रेकमेंड भी करने के लिए बोल रहा है। नहीं बुक्स आपको क्या रिकमेंड करने के लिए? नहीं, बुक्स कोई आप पढ़ हाँ तो यूजर मैं के सभी कुछ बता देती हूँ मैं एक्चुअली अभी। Yeah. तो मैं जो ये एफआईडीआई का डेटा है ये आपको एनएससी की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। जो और इसके अलावा मेरे पास एक ऐप है स्टॉक एज करके, वो ऐप में इवनिंग में 8 बजे तक अपडेट हो जाता है एफआईडीआई का क्या बाइंग सेलिंग का फिगर है। और नहीं तो बहुत सारे ट्विटर प्रोफाइल भी हैं डालते रहते हैं ब्लू टिक वाले। एफआईडीआई का डेटा तो बहुत इजीली अगर आप मार्केट में हो तो वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। सेकेंड चीज जो ये फंडामेंटल फैक्टर बोले आपने, यूएस का 10-year यील्ड, ये सारा मुझे investing.com पे मैं देखती हूँ जाके। उसमें आपको कुछ सेट नहीं करना है, investing.com पे वो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हैं, बस यू हैव टू गो एंड सी, ये पूरा दिख के आता है उसमें सारी चीजें। और थर्ड क्या बोला आपने, और क्या चाहिए जिनको स्टार्ट करना है रीडिंग के लिए? न्यूज, आप इंटरनेशनल न्यूज के लिए कहाँ से आप देखता है? हाँ इंटरनेशनल न्यूज में ब्लूमबर्ग ऐप में उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, कुछ डॉलर्स पे करने होते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जिसमें ब्लूमबर्ग में सारा इंटरनेशनल न्यूज चलता है। वो मैं पूरा इवनिंग में या नाइट में पूरा देखती हूँ, वो उससे आप न्यूज फॉलो कर सकते हो। आप investing.com से आप क्रूड के प्राइजेस, ये यूएस 10-year यील्ड, ये सब फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा जो ये है और इसके अलावा जो क्या था आपका, Yeah, it's done, I think. हाँ Those are the वो questions. हाँ Yeah. और जो बुक के लिए बोला जा रहा है कौन सी बुक पढ़नी है सीखने के लिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए, तो वो बुक आप मैंने जो पढ़ी थी वो मैं बता देती हूँ। अब बाकी मार्केट में और भी अच्छी बुक्स होंगी या नहीं होंगी, जो मैंने पढ़ी है वो जॉन हल की बुक थी डेरिवेटिव्स। मैंने एक बार शेयर भी करी थी मेरे ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पे, जॉन हल की बुक ऑन डेरिवेटिव्स, वो आप लोग पढ़ो, वो पूरा एक बाइबल है सारा डेरिवेटिव्स का।
ऑप्शंस का, सारे डेरिवेटिव्स का, उसमें बहुत डीप, उससे मुझे एक्चुअली बहुत डीप नॉलेज मिली पूरा। और मुझे डिसीजन मेकिंग में भी इजी हुआ कि मैं बाइंग सेलेक्ट करूँ कि सेलिंग सेलेक्ट करूँ, इंडेक्स में जाऊँ, किस में जाऊँ। तो वो बुक आप रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं चैनल में मेरे फिर से शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर पे, जिनको स्टडी करनी है वो। तो वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग की ओर जा सकते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन एक ये पूरा स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और लर्निंग करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो उसमें। And most importantly, Akanksha, like no one can take your practical knowledge. जो knowledge आपने जो gain किया है by trading, I think what we learned from you today and audience के लिए जो important है, एक तो अपना trade बहुत simple रखिए, लॉस के लिए परवाह मत कीजिए, मतलब इतना भी परवाह मत, तो वैसा ही कैपिटल हाँ, लेके मतलब आइए इतना कि भी परवाह मत करिए कि आप फिर प्रॉफिट बना ही नहीं पाओ, आप लॉस की प्रॉफिट परवाह नहीं करते बनाए तो एकदम अटक जाएंगे. And your style of trading is very different from normal people's style of trading, maybe, or many people follow your style as well. But most importantly, जो आप बोलते हो, आप डायरेक्शन की तरफ घूम के रहते हो, सो यू मूव विद द डायरेक्शन. अगर बीच में डायरेक्शन आ गया तो उस टाइम में आप भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हो, विच इज वेरी नाइस. एंड गाइज, इफ यू लाइकिंग इट, प्लीज एक दो लाइक्स दे दो अपने साइड से. यू कैन पुट अ हार्ट हियर. कैन वी सी सम हार्ट्स? सो, एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बुक्स यू रिकमेंडेड एंड अ वेरी नाइस बुक टू अस. बट इसके साथ जो है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप में है. एंड दिस इज समथिंग विच एवरी ट्रेडर्स शुड हैव देयर ओन पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसके वजह से वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है. Isn't it, Akanksha? या तो वो ऑडियंस के लिए यही है कि आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, उसमें राइट माइंडसेट के साथ आप अपनी एनालिसिस राइट रखो। आप एकदम से, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो एकदम से आप पूरा कैपिटल अपने घर से लेके या जो भी आपके पास है वो आप मार्केट में लेके मत आ जाओ। उसमें पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, उसमें कुछ ये नहीं लगता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, फ्री में कर सकते हो आप अपना। आपको ये करो, फिर एक दो लॉट से शुरू करो। हम लोगों ने भी वैसे ही किया, थोड़ा थोड़ा 1-2 लॉट, 5 लॉट से, 10 लॉट से। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको लगे कि आपकी 70% से अबव एक्यूरेसी है, देन आप फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन ले सकते हो। Absolutely, absolutely, and that's very nice of you. So thank you, Akanksha, for sharing thank you. your time with us. आपका knowledge, आपका experience हम लोगों के साथ share किया. It was very nice, and we really, I think we all really enjoyed it. Yeah, thank you. Same here. All our 4,000 plus Twitter listeners today have definitely enjoyed it, I'm so sure. And thank you for coming and giving us time, Akanksha. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, all you lovely audience. Thank you, Peter, for your time, Manas, and Paytm for hosting such a nice show. And thank you, all you lovely audience. And before we end today, just a disclaimer, which I forgot to mention beforehand, that जो भी हम लोग आज यहाँ पे बात किए, it's only for knowledge purpose and not any recommendation. And of course, follow us for more updates and have a great weekend ahead. All the very best to you. Thank you. Thank you, Shankar. Thank you, Akanksha. Thank you, Akanksha. Thank you, Akanksha, all the lovely Peter, audience. Manas. Yeah. And all you Thank you, lovely thank you, audience. everyone. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एक्चुअली, मेरा डीएम पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़ा है, बट आई एम वेरी Same सॉरी, here. मुझे सब आंसर नहीं कर पाए. मानस का भी डीएम में काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सो वी विल ट्राई टू आंसर. आई विल सेंड दोस क्वेश्चन टू आकांक्षा, एंड you also can send some messages to Akamsha. She will answer your questions. So feel free to send some messages to us. So thank you, Absolutely. everyone. Thanks a lot. Have a Thank great you. Have a evening. great Meet again. Weekend. Yeah. Have a great evening and all the best.